हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस डर को दूर भगाने के लिए हम लोग करते हैं कड़ी मेहनत। और दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में भी हम लोग इन्वायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये टॉपिक चल रहा है। और ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इस पार्ट में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी रिलेवेंट कंटेंट हैं जो कि यूपीएससी क्लियर करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, वो आपके तक डायरेक्टली पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इस टॉपिक से। इसका क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एंड बायोमास अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। बिल्कुल दोस्तों, एक तो जनरली जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन कुछ स्पेशल प्लास्टिक्स जो बनाया जा रहा है आजकल, जिसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं, उसको डिग्रेड किया जा सकता है। अब जब डिग्रेड किया जाएगा तो वो क्या क्या देगा? वो पानी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मीथेन देगा और बायोमास जनरेट करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर लेस एनर्जी इंटेंसिव एंड चीपर टू प्रोड्यूस। अगर दोस्तों आप सोचिए, उसको प्रोड्यूस करना सस्ता होता है तो हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर ही क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनको बनाना कॉस्टली है और ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू मार्पोल कन्वेंशन, जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स भी बोला जाता है। तो ऐसा बोल रहा है कि इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली। मार्पोल को आप ऐसे शॉर्ट में समझिए कि मार्पोल इज ए सॉर्ट ऑफ मरीन पॉल्यूशन। तो मरीन पॉल्यूशन कन्वेंशन का सिग्नेटरी इंडिया है, इसको लंदन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो इंडिया इज एक्चुअली ए सिग्नेटरी ऑफ मार्पोल कन्वेंशन। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर के रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स है। Percolation of naturally occurring radioactive materials found in the earth's crust from the soil sediments to the aquifer causes groundwater contamination। तो दोस्तों, जो अर्थ क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उससे जो रेडियो एक्टिविटी निकलती है वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, टोटली करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन सरफेस वाटर एज कम्पेयर टू द ग्राउंड वाटर। ये गलत है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है टू द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव रॉक्स वगैरह हैं, कुछ तो चलिए बाहर हैं, लेकिन मैक्सिमम रॉक्स तो क्या है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हैं। तो उससे अंदर ही अंदर क्या है, रेडियो एक्टिविटी से वाटर पॉल्यूट होते रहता है। सरफेस वाटर की ससेप्टिबिलिटी रेडियो एक्टिविटी के प्रति कम है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड देखिए, यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव रेडियोटॉक्सिक एलिमेंट्स दैट कॉन्टामिनेट वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए, एक दोस्तों होता है नॉर्म सीरीज। नॉर्म सीरीज, नॉर्म का मतलब है नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में बेसिकली आपके टोटल 3 रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आते हैं, जिसको बोलते हैं यूरेनियम, थोरियम और एक्टीनियम। ठीक है, तो यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम तो आपके नॉर्म सीरीज का ही पार्ट होगा। और ये जो रेडियम है, रेडियम भी नॉर्म सीरीज से ही निकलता है। ठीक है, नॉर्म सीरीज से ही निकलता है। जैसे कि इसमें से यूरेनियम ब्रेक होगा तो कुछ रेडियम और कुछ और देगा, इस तरह से। तो ये सारे जो हैं आपके रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो कि वाटर को कॉन्टेमिनेट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखिए दोस्तों, ओशियंस एंड सीज आर द नेचुरल रिपोजिटरीज ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जितना नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है, उसमें से बहुत उसका एक लार्ज हिस्सा जो है ओशियंस और सीज में पाया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 23 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज बीन सेटअप इन इंदौर मध्य प्रदेश। ये दोस्तों 2019 या 20 में सेटअप किया गया था, लेकिन इंदौर में नहीं। इंडिया का पहला जो ई वेस्ट क्लिनिक है वो भोपाल मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है, भोपाल MP। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन ब्रॉड कैटेगरीज नेमली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो ई वेस्ट होता है दोस्तों, उसको हम लोग ICT वेस्ट मानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेस्ट प्लस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, द बेसल कन्वेंशन डील्स विद द इशू ऑफ ई वेस्ट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपको पता होगा कि बेसल कन्वेंशन जो है हजार्डस वेस्ट के रिगार्डिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे पाए जाते हैं जो कि हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मरकरी, लीड, ठीक है, फिर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स BFR। तो ये सब हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ये लोग बेसल कन्वेंशन का पार्ट हैं दोस्तों। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू रेडियो एक्टिव रेडिएशन पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन पोल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अफेक्ट्स ओनली दोज कंपोनेंट्स विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनेट्रेबिलिटी। दोस्तों, दो टाइप का रेडिएशन पोल्यूशन होता है, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि किसी मेटल वगैरह में जो इलेक्ट्रॉन है ना प्रेजेंट, ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन इतना पावरफुल होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकाल सकता है ये। ठीक है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करके उसको मेटल से बाहर निकाल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आयोनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी हाई पेनेट्रेशन होती है। ठीक है, और ये जो है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉल ये है, मतलब ज़्यादा नुकसान आयोनाइजिंग रेडिएशन से होगा और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कम नुकसान होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपके आ जाएंगे UV रेज। ठीक है, जैसे UV रेज आ जाएंगे, फिर आपका विजिबल रेज आ जाएंगे, फिर इंफ्रारेड आ जाएगा, फिर माइक्रोवेव आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ जाएंगे आपके अल्फा, बीटा, गामा, ये सब वेव, बेसिकली गामा वेव, ये सब आ जाएंगे। फिर आपका एक्सरेज आ जाएगा, फिर कॉस्मिक रेडिएशन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अफेक्ट्स ओनली दोज कंपोनेंट्स विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनेट्रेबिलिटी। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन यूजुअली हैज हाई पेनेट्रेशन पावर एंड कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स। बिल्कुल, ये हर तरीके से आपको डैमेज कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 25 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मर्क्यूरी पोल्यूशन। तो मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में देखिए। मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी अडॉप्टेड इन 2013 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। तो मर्करी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है वो मीनामाटा कन्वेंशन ही है, जिसको कि 2013 में साइन किया गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों। India is the largest user of mercury in world, which has toxic effects on nervous, digestive and immune systems, lungs, kidneys and skin and eyes। ठीक है, तो ये सब कुछ सही है कि ये तो नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम सबको डैमेज तो करता ही है। ठीक है, बट इंडिया जो है लार्जेस्ट यूजर मर्करी का नहीं है, लार्जेस्ट यूजर है US। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है मर्करी का। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड देखिए, people are mainly exposed to methyl mercury and an organic compound when they eat fish and shellfish that contain the compound। बिल्कुल, ये जो मीनामाटा कन्वेंशन है वो आया ही वहीं से है। जापान में एक बे है जिसका नाम है मीनामाटा बे, तो वहाँ की एक फैक्ट्री थी, वहाँ से काफ़ी मरकरी रिलीज होता था। वो मरकरी जो है उसको ये फिश और सेलफिश खाते थे। ठीक है, और उसको फिर इंसान खाता था, तो इंसान भी उससे बीमार पड़ने लगा। क्यों बीमार पड़ने लगा? ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन। आपको बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, वैसे इसी MCQ में ये आ भी जाएगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखिए,
इथाइल मरकरी इज ए प्रिजर्वेटिव इन सम वैक्सीन एंड डज नॉट पोज अ हेल्थ रिस्क। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। एक बात ध्यान रखिए, मरकरी, मिथाइल मरकरी, इथाइल मरकरी। तो मिथाइल मरकरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है और जितना भी नुकसान है इसी का है। लेकिन जो इथाइल मरकरी है दोस्तों, ये आपका यूज होता है वैक्सीन्स में एज ए प्रिजर्वेटिव और ये हेल्थ रिस्क इसका नहीं है। इथाइल मरकरी का हेल्थ रिस्क नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। 24th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन 26 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स खोजना है दोस्तों। फॉस्फेट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फॉस्फेट्स हैं दोस्तों, फॉस्फोरस के जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। तो इस सेंस में तो ये वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, इस सेंस में तो ये लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो मेटल पॉल्यूशन होता है, मान लीजिए जो वाटर सप्लाई बहुत दूर दूर तक की जा रही है वो मेटल के पाइप से की जाती है। तो मेटल के पाइप से मेटल लीच ना हो जाए, मेटल लीच ना हो जाए, इसके लिए मेटल की लीचिंग को कंट्रोल करने के लिए जो वाटर सप्लाई कंपनीज होती हैं वो फॉस्फेट्स को यूज करती हैं। तो ये भी बात सच है, ध्यान रखिएगा कि फॉस्फेट सिर्फ यूट्रोफिकेशन कॉज करके वाटर को पोल्यूट ही नहीं करता है, इसका एक और भी काम है कि ये मेटल लीचिंग को प्रिवेंट भी करता है और इसीलिए ये वाटर पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं ट्रीट करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूसरा देखिए, नोनाइल फिनॉल अ पॉल्यूशन सब्सटेंस फाउंड इन डिटर्जेंट्स इज नोन टू इंटर वाटर बॉडीज एंड द फूड चेन्स। तो बिल्कुल जो नोनाइल फिनॉल्स है दोस्तों, ये डिटर्जेंट में पाया जाता है और फिर वहाँ से ये पानी में एंटर करके हमारे फूड चेन में भी एंटर कर जाता है। फिर क्या होगा, इसका बायो मैग्निफिकेशन होगा क्योंकि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। थर्ड देखिए, यूट्रोफिकेशन डिप्राइव्स द वाटर ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल यूट्रोफिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग देख चुके हैं। यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, पहले एल्गल बूम हो जाता है, एल्गल बूम होने के बाद क्या होता है, नीचे की लेयर में सनलाइट नहीं पहुंचती है, नीचे की लेयर में सनलाइट नहीं पहुंचती है तो सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर क्या होने लगते हैं, जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम होता है, ऑक्सीजन का लेयर लेवल कम हो जाता है, फिर सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए टूल दैट यूजेज नंबर्स टू सिंप्लीफाई एयर क्वालिटी डेटा ऑफ ए सिटी बाय क्लासिफाइंग पोल्यूशन लेवल्स इनटू 6 कैटेगरीज। तो बिल्कुल इसके टोटल 6 कैटेगरीज हैं, आपको पता होना चाहिए पोल्यूशन लेवल्स के, जिसमें है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है, तो 6 कैटेगरी है इसके पॉल्यूशन के। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स। ये गलत है, इसको डेवलप किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, प्लस आईआईटी कानपुर का हेल्प भी लिया गया है। ठीक है, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है दोस्तों। फिर देखिए, द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इज बेस्ड ऑन 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो दोस्तों जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है उसमें टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें CO2 नहीं आता, ये ध्यान में आपको रखना है। सारे 8 पॉल्यूटेंट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि PM10, PM2.5, ये 2 पॉल्यूटेंट हो गए। फिर आपका हो गया NO2, SO2, ये 2 2 4 हो गए, NO2 SO2। फिर आपका आ जाइए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और O3, CO और O3। ठीक है, 6 पॉल्यूटेंट्स हो गए आपके। फिर आ जाइए आपका अमोनिया, अमोनिया और लेड। एक ही मेटल है, ध्यान रखना है, लेड। ठीक है, इसके अलावा देखिए, तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स है, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, अमोनिया एंड लेड। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखें कि इसमें CO2 नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका रॉन्ग है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द एबव मटेरियल्स आर डैमेज्ड बाय एसिड रेन, ठीक है। तो मेटल्स, हाँ मेटल्स बिल्कुल, मेटल की लीचिंग होती है एसिड रेन के द्वारा। पेपर इंडस्ट्री को भी डैमेज होता है इसके द्वारा, एसिड रेन के द्वारा। फोटोग्राफिक मटेरियल्स में जो है ये आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। रबर इंडस्ट्री को भी डैमेज होता है, सिरामिक्स एंड ग्लास को भी डैमेज होता है। पेंट्स एंड ऑर्गेनिक कोटिंग्स को भी डैमेज होता है आपका एसिड रेन के द्वारा। यानी एसिड रेन इन सभी को ही, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको ये इम्पैक्ट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 29 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल फिनोमिना। इन्वायरमेंटल फिनोमिना के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को मार्क करना है दोस्तों। पहला देखिए, थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इधर डंपिंग हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स और ड्यू टू सॉइल इरोजन। तो थर्मल पॉल्यूशन का एक मतलब है कि वाटर के टेम्परेचर को चेंज कर देना। या तो चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब इंक्रीज में ये सब चीज़ें हो जाएगी, जैसे हॉट वाटर डंप कर दिया, ठीक है, या फिर सॉइल इरोजन हो गया, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया। पानी के किनारे किनारे डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा? सनलाइट डायरेक्टली ही वहाँ पड़ेगी और वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सॉइल इरोजन के कारण वाटर टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? सॉइल इरोजन से जो अल्बिडो है, अल्बिडो कम हो जाता है। अल्बिडो कम होने के बाद ये ज़्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है वाटर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन एक्सपीरियंस्ड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन मरीन हीट वेव्स एज कम्पेयर टू द अरबियन सी। दोस्तों रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि अरबियन सी वाला जो पोर्शन है, बहुत ही रॉ मैप बना पाऊंगा मैं, यहाँ पे जगह भी कम है, ठीक है। तो इधर साइड वाला जो ओशन है इसको अरबियन सी बोलते हैं, और इधर साइड वाले को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, या फिर ईस्टर्न इंडियन ओशन बोलते हैं। ये ईस्टर्न इंडियन ओशन और ये हो गया वेस्टर्न इंडियन ओशन या फिर अरबियन सी। तो अरबियन सी वाले रीजन में दोस्तों ज़्यादा हीट वेव देखा गया है, ना कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड देखिए, मरीन हीट वेव्स लीड टू कोरल ब्लीचिंग, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ केल्प फॉरेस्ट अफेक्टिंग द फिशरीज सेक्टर एडवर्सली। तो एक बात तो फिक्स है कि अगर कोरल ब्लीचिंग होगी, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन होगा, केल्प फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होगा, तो फिशरी सेक्टर इम्पैक्ट होगी, क्योंकि इन सभी जगह में हम लोग को फिशेस पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हीट वेव्स यानी टेम्परेचर अगर राइज होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि कोरल ब्लीचिंग होगी, ठीक है, और जो भी इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है वाटर का, वो डिस्टर्ब होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये 10th क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इट इंक्लूड्स द discarded and end of, it only includes the discarded and end of life electronic products यूज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ आईसीटी से रिलेटेड जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स है वही आते हैं ई वेस्ट के अंदर। आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एक्सटेंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूसर्स टू मैनेज अ सिस्टम ऑफ ई वेस्ट कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइजेशन। तो बेसिकली जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर का है। तो ये आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द रिपोर्ट टाइटल्ड वेस्ट वाइज सिटीज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट आपको दोस्तों बताना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 लिख करके आप ABCD लिखिएगा, तभी जाकर के आपका आंसर माना जाएगा। ये आपको कमेंट में बताना है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है Hg, या आपका जो थर्मोमीटर वगैरह में मर्क्यूरी पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, मर्क्यूरी कैन बी टॉक्सिक एंड कैन कॉज डैमेज टू द नर्वस एंड इम्यून सिस्टम। बिल्कुल इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा देखिए, रिसेंटली अ बाइंडिंग एग्रीमेंट वाज साइंड टू ए मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी टू कॉम्बैट इलीगल ट्रेड इन मर्करी। एक बात ध्यान रखिए, जो मीनामाटा कन्वेंशन है ये तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जितने भी इसके अंदर एग्रीमेंट होंगे वो सब लीगली बाइंडिंग है। ये रिसेंटली इलीगल ट्रेड इन मरकरी को प्रिवेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है विच इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, विच इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। इलीगल ट्रेड इन मरकरी को स्टॉप करने के लिए अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया है, बट इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग डिसीजन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इज मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट दैट एड्रेसेस स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वाइड स्प्रेड मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो मतलब मीनामाटा कन्वेंशन जो है वो मर्क्यूरी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाई गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये ध्यान में रखना है कि मीनामाटा कन्वेंशन एक इकलौती लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इंडिया ने साइन भी किया है और रेटिफाई भी कर दिया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 32 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज बताने हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बिल्कुल इसमें तो सबसे पहले पेड़ को काटते हैं, वहाँ आग लगा देते हैं और वहीं पर फिर एग्रीकल्चर करते हैं, तो इसी डिफॉरेस्टेशन होगा ही। माइनिंग के लिए बहुत बड़ा एरिया साफ करना पड़ता है, ये भी डिफॉरेस्टेशन करेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी दोस्तों बड़े बड़े डैम बनाने रहते हैं, कितने सारे पेड़ को काटना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, दोस्तों कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी है वो लोग फॉरेस्ट की मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन में कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है, तो ये डिफॉरेस्टेशन कॉज नहीं करता है, ये इसका उल्टा एफॉरेस्टेशन कॉज करता है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है। फिर फिफ्थ देखिए, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, बिल्कुल दोस्तों मान लीजिए कहीं बंकर बनाना है, कहीं बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है उस तरह का चीज़, तो उसके लिए भी हम लोग को फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन कॉज करेगा। चलो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 and 5 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन द इन्वायरमेंट। तो एसिड रेन के आपको करेक्ट जो इम्पैक्ट्स हैं वो बताने हैं। तो पहला देखिए, एसिड रेन्स ऐड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एसिड रेन जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल देता है, लीच कर देता है, लीच आउट। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एसिड रेन लीचेज आउट द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं डालता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल देता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए, एसिड रेन्स एडवर्सली इम्पैक्ट ओपन हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आपको पता है कि जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लगा था ड्यू टू एसिड रेन, तो उस कारण से फिर वहाँ के आसपास की रिफाइनरीज को क्लोज भी कराया गया था, ठीक है। तो एसिड रेन्स जो है हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, एसिड रेन्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट कोरल वेजिटेशन एंड मरीन इकोसिस्टम। बिल्कुल, एसिड रेन से क्या होगा, आपका जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा, और अगर एक कोई स्पीसीज सर्टेन पीएच में ही सर्वाइव कर सकती है, तो पीएच अगर डिक्रीज कर जाता है, एसिडिक हो जाता है इन्वायरमेंट, तो उसका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखिए, एसिड रेन कैन कॉज द ओशंस पीएच टू राइज। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए, पीएच क्या होता है। पीएच एक रेंज स्केल है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, जिसमें कि जो 7 का वैल्यू है वो है न्यूट्रल, ठीक है, 7 का वैल्यू है वो न्यूट्रल, 7 से कम है एसिडिक और 7 से हाई है बेसिक। तो ये ध्यान में रखें कि जब एसिड का मतलब है कि पीएच का कम होना और बेस का मतलब है पीएच का ज़्यादा होना, तो एसिड रेन पीएच को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा कम करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 34 देखिए दोस्तों, फायर्स दैट बर्न ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द सॉयल आर कॉल्ड ग्राउंड फायर्स एंड दे बर्न स्लोली अंडर वेजिटेशन। देखिए, जो फॉरेस्ट में फायर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक ग्राउंड फायर, एक सरफेस फायर और एक होता है क्राउन फायर, ठीक है, क्राउन फायर। तो ग्राउंड फायर एकदम ज़मीन के लेवल पर होते हैं, सरफेस फायर मतलब ये भी ज़मीन के लेवल पर होते हैं, लेकिन एकदम ग्राउंड सतह से सटे हुए होना जरूरी नहीं है। और जो क्राउन फायर होता है दोस्तों, जो ट्री का जो क्राउन होता है ना, ये अब एक क्राउन से एक इसका पूरा क्राउन को जलाता है और उससे क्राउन से दूसरे क्राउन पर, तीसरे क्राउन पर ऐसे फैलता है, इसको बोलते हैं क्राउन फायर, ठीक है।
तो फॉरेस्ट फायर्स दैट बर्न ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द सॉइल आर कॉल्ड ग्राउंड फायर्स एंड दे बर्न स्लोली अंडर वेजिटेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो सरफेस पर जो फायर जलता है उसको ग्राउंड फायर बोलते हैं, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, क्राउन फायर्स बर्न क्विकली फ्रॉम वन ट्री टॉप टू अनदर एंड हैव ह्यूज फ्लेम्स विथ इंटेंस हीट एंड आर रेयर इन इंडिया। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो क्राउन फायर है वो एक ट्री के क्राउन से दूसरे ट्री के क्राउन में फैलता रहता है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन इंडिया में ये इसको देखना रेयर है, ठीक है। इंडिया में मेनली ग्राउंड फायर या फिर सरफेस फायर देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा देखिए, ड्राई पाइन लीव्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द फ्यूल लोड एंड आर मोस्ट प्रोन टू फायर्स। जो हिमाचल प्रदेश वगैरह में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलते हैं उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है ड्राई पाइन लीव्स, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूल लोड को बढ़ा देते हैं और ऐसे रीजन में फायर के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन फॉरेस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स 30% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट्स आर प्रोन टू ओकेजनल फायर्स। तो दोस्तों ओकेजनल फायर यानी कभी ना कभी वहाँ जहाँ फायर लग सकता है, ऐसे हमारे पास टोटल 54% फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, 30% नहीं 54% ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट्स आर प्रोन टू ओकेजनल फायर्स, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। थर्टी फाइव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉल्यूटेंट्स। तो देखिए यहाँ बायो मैग्निफिकेशन है, बायो एक्यूमुलेशन में पहले ही आप अंतर समझ लीजिए। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ भी पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट सबसे पहले फूड चेन का जो पार्ट बनता है उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और जो बायो मैग्निफिकेशन है वो जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाता है, जैसे कि सबसे पहले प्लांट ने टॉक्सिक मटेरियल्स को एक्यूमुलेट कर लिया, उस प्लांट को कि डियर ने खाया, ठीक है, डियर को लायन ने खाया। तो जैसे जैसे हम लोग प्लांट से लायन की तरफ बढ़ेंगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल है वो इंक्रीज करता जाएगा, और इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी फर्स्ट एंट्री इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, और ट्रॉपिक लेवल के अनुसार कंसंट्रेशन का बढ़ते जाना इट विल बी कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। अब इसको देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाने को बायो मैग्निफिकेशन नहीं बोलते हैं, ये आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जो जाता है तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। दूसरा देखिए, बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट में जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है उसको बायो एक्यूमुलेशन नहीं बोलते हैं, उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दोनों रिवर्स किया हुआ है, तो पहला दोनों तो गलत है। तीसरा देखिए, हैवी मेटल्स पोज अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी, बायो एक्यूमुलेशन एंड देयर एबिलिटी टू अफेक्ट द बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हैवी मेटल्स जो है वो उनकी टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है, वो बायो एक्यूमुलेट करते हैं, बायो मैग्नीफाई करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो ये सारा स्टेटमेंट हैवी मेटल्स के बारे में सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। क्वेश्चन 36 देखेंगे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन। तो ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ आर मोस्ट अफेक्टेड बाई आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जितने भी जगह में ये मेनली गंगा रिवर सिस्टम वाले एरियाज में, तो ये सब आ गए, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी आ गए, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाले एरियाज में आपका आर्सेनिक पॉल्यूशन काफ़ी देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, हाई नाइट्रेट कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोजियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो नाइट्रेट पॉल्यूशन दोस्तों इंडिया के लगभग सभी पानी में देखने के लिए मिलता है। तो दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स फॉर कॉन्टामिनेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि कितना कॉन्टामिनेंट अलाउड है एंड ऑल दैट, तो ये सब किया गया है आपका सीपीसीबी के द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि कॉन्टामिनेंट्स का लेवल को मार्क करने का काम किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, ना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए,
A report titled Seeing the Invisibles, a strategic report on groundwater quality was released by World Health Organization. तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्राउंड वाटर की पॉल्यूशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, सीइंग द इनविजिबल रिपोर्ट, इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन 37 देखेंगे दोस्तों. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द प्लास्टिक. तो प्लास्टिक जिस तरह से सर्कुलरली मतलब मूव करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इसके बारे में बात किया जा रहा है. और दूसरा लीनियर इकोनॉमी वर्सेस सर्कुलर इकोनॉमी का भी यहाँ पर बात किया जाएगा. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों. तो पहला देखिए, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड एशियन कंट्री टू डेवलप अ प्लास्टिक पैक्ट फॉर बिल्डिंग अ सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स. तो ये गलत है. इंडिया जो है दोस्तों एशिया का तीसरा कंट्री नहीं है, एशिया का पहला कंट्री है जिसने प्लास्टिक पैक्ट डेवलप किया है, प्लास्टिक पैक्ट डेवलप किया है. और इस प्लास्टिक पैक्ट के तहत हम लोग प्लास्टिक की लीनियर इकोनॉमी को समाप्त करेंगे और प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी बनाएंगे. यानी जहां पर प्लास्टिक कहीं भी वेस्ट की तरफ नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. इंडिया इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डेवलप प्लास्टिक पैक्ट. दूसरा देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी इज ए मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल. तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब सिंपल है दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा. ये प्लास्टिक है, ठीक है, तो इसका यूज हो गया, तो यूज होने के बाद थ्रो नहीं होगा, थ्रो नहीं होगा, ये रिसाइकल होगा और फिर से इसको यूज किया जाएगा. तो यही है सर्कुलर इकोनॉमी. तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. थर्ड देखिए, द इंडिया प्लास्टिक पैक्ट वाज लॉन्च्ड एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट क्रिएट किया गया है, ये क्रिएट किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की इंडिया चैप्टर के द्वारा और प्लस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा. थर्ड स्टेटमेंट जो ऑल्सो करेक्ट. 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 and 3 ओनली. क्वेश्चन 38 देखेंगे दोस्तों. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग. तो सैंड माइनिंग के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखिए. सैंड एक्ट्स एज ए नेचुरल कारपेट, रिमूवल ऑफ द लेयर लीड्स टू डाउन स्ट्रीम इरोजन. तो सैंड जो है दोस्तों एक नेचुरल कारपेट की तरह काम करता है और जब सैंड को रिमूव कर दिया जाता है तो ये डाउन स्ट्रीम इरोजन को बढ़ाता है. तो पहला बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा देखिए दोस्तों, सैंड माइनिंग लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर. तो सैंड माइनिंग से दोस्तों रिवर माउथ शॉर्टनिंग नहीं होती है, रिवर माउथ का इनलार्जमेंट होता है. ध्यान में रखना है कि जब सैंड माइनिंग करते हैं तो रिवर का जो माउथ है वो चौड़ा हो जाता है. ठीक है, रिवर माउथ इनलार्जमेंट हो जाता है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्ड देखिए, द लोकल वाटर टेबल लेवल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग. तो सैंड माइनिंग से कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है. तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ देखिए, इट अफेक्ट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड क्रिएट्स द इमिनेंट डेंजर ऑफ सेलाइन वाटर इनग्रेस इन द फ्रेश वाटर. जब सैंड माइनिंग कर लेते हैं, सैंड को हटा दिया जाता है दोस्तों, तो जो सी वाटर की सैलिनिटी है वो धीरे धीरे इनलैंड वाटर को पेनिट्रेट करना शुरू कर देती है. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 and 4 ओनली. क्वेश्चन 39 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन इशू एंड इंडियाज इनिशिएटिव्स. तो डिफॉरेस्टेशन और उसके रिगार्डिंग जो इंडिया के इनिशिएटिव्स है उसको देखिए. ग्रीन इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन एज ए पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. तो आपको पता है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर टोटल 8 मिशंस हैं और उसमें से ग्रीन इंडिया मिशन भी इसका एक पार्ट है जो कि डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए लाया गया है. तो पहला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. दूसरा देखिए, इंडिया अंडरटुक द बॉन चैलेंज. बॉन जर्मनी में शहर है और ये एक वॉलंटरी चैलेंज है दोस्तों. टुक अ प्लेज टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2030. बिल्कुल. तो बॉन चैलेंज में इंडिया ने पहले अपना टारगेट रखा था 21 मिलियन हेक्टेयर का और इसको बाद में बढ़ा दिया है तो 26 मिलियन हेक्टेयर इसको कर दिया गया है कि 2030 तक हम लोग
26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करेंगे। तो ये एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, इंडिया हैज साइंड द COP26 प्लेज द ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। तो इवन दो ये आपको लगेगा कि सही स्टेटमेंट है, बट ये गलत है। ये जो COP26 प्लेज है ना, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्योंकि इसके तहत दोस्तों जो डिफॉरेस्टेशन है उसको ट्रेड से लिंक किया गया है, ट्रेड से लिंक किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर इंडिया इसको साइन करता तो इंडिया के एक्सपोर्ट वगैरह को इससे नुकसान होता, प्लस इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे नुकसान होता। तो इंडिया ने ध्यान में ये रखना कि COP26 प्लेज ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली। अब आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डेजर्टिफिकेशन? द डेजर्टिफिकेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ 1960। आप बताइए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव नॉट विटनेस्ड एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेजर्टिफिकेशन इन द रिसेंट पीरियड्स। तो अगेन आप बताइए कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर तीसरा देखिए, इंडिया हैज होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCCD ओनली वंस सिंस इट्स इंसेप्शन। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन का एक ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया ने होस्ट किया है। ये आपको बताना है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आप लोग करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। आई क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ओशियन एसिडिफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ओशियन एसिडिफिकेशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन सी वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड विच इंक्रीजेज द ओशियंस pH। ठीक है, तो आपको तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रहा है और एसिडिटी बढ़ रही है, तो एसिड बढ़ने का मतलब pH का घटना होता है। इंक्रीजेज द pH नहीं, डिक्रीजेज द pH। ये ऊपर ही डिस्कस हो चुका है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एसिड रेन एंड यूट्रोफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन दोस्तों बिल्कुल एसिड रेन होगा तो ओशन एसिडिफाई होगा, यूट्रोफिकेशन भी होगा तो भी ओशन की एसिडिटी बढ़ेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखिए, इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द सी वाटर। बिल्कुल, जो कार्बोनेट होता है दोस्तों, ठीक है, कार्बोनेट को जो ओशियन एसिडिफिकेशन के द्वारा कार्बोनेट बदल जाता है बाई कार्बोनेट में। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड टू बाई कार्बोनेट। और आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोनेट है ये बिल्डिंग ब्लॉक है सी वाटर में, जैसे कि कोरल रीफ बनता है। तो कोरल रीफ किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। उसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो शेल होता है, ठीक है, वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कहीं ना कहीं अब एसिड अगर ओशन एसिडिफाई होता है तो ये कार्बोनेट को डिजॉल्व करना शुरू कर देता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है दोस्तों। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। आई क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाइट्रोजन पॉल्यूशन। तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। नाइट्रोजन एज ए डोमिनेंट गैस इन द एटमोस्फेयर इज इनर्ट, यानी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो इनर्ट है, बट व्हेन इट इज रिलीज्ड एज पार्ट ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, सीवेज एंड बायोलॉजिकल वेस्ट, देन इट इज कंसिडर्ड रिएक्टिव। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इनर्ट है, लेकिन एग्रीकल्चरल वेस्ट से या बायोलॉजिकल वेस्ट से आने वाला जो नाइट्रोजन है, जैसे अमोनिया या और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं N2O, NO2, ये सब रिएक्टिव नाइट्रोजन है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इज लेस पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड एट हीटिंग द एटमोस्फेयर। ये बिल्कुल गलत है। CO2 से कम 300 टाइम्स, 300 गुना ज़्यादा पोटेंट है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल ग्रीन हाउस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जो नाइट्रस ऑक्साइड है इज 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन द CO2। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, गैसेस सच एज अमोनिया एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू पुअर एयर क्वालिटी एंड कैन एग्रावेट रेस्पिरेटरी एंड हार्ट कंडीशंस।
तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर क्वालिटी को पुअर कर देती है, और अगर आपके पास ऑलरेडी आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसको और ज़्यादा ये एग्रेवेट कर देती है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू यूट्रोफिकेशन? तो यूट्रोफिकेशन इनमें से किसके किसके द्वारा होगा? यूट्रोफिकेशन कब होगा? एक तो टेम्परेचर राइज होने से हो सकता है, ठीक है, एक्सेस फर्टिलाइजर्स की वजह से हो सकता है। बाकी आप देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो हाँ बिल्कुल होगा। अनट्रीटेड सीवेज से भी क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसके कारण भी यूट्रोफिकेशन होगा। फिर डिटर्जेंट्स कंटेनिंग फॉस्फोरस, बिल्कुल फॉस्फेट नाइट्रेट, इनसे भी क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, ये भी करेक्ट है। फिर देखिए डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्चार्ज से भी क्या होगा? यूट्रोफिकेशन होगा। फिर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो उससे यूट्रोफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 and 4 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैनिंग ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन इंडिया। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बैन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 रेगुलेशंस प्रोहिबिट द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लिस्टेड इन द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बात ध्यान रखना है कि ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बैन किया गया है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल्स जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको नोटिफाई किया गया है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल हैज बीन नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1986, ना कि एयर पॉल्यूशन एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज have been given authority by cabinet to ratify chemicals under Stockholm Convention। तो Stockholm Convention और persistent organic pollutant है दोस्तों, उसके अंदर किस केमिकल को persistent organic pollutant मानना है, इसको रेटिफाई करने का पावर दो मिनिस्ट्रीज को दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को भी। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखिए, द प्रोसेस विल इनेबल इंडिया एक्सेस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर अपडेटिंग द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो देखिए जब हम लोग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल्स यहाँ ले आए, ठीक है, और हम लोग ये स्टॉकहोम कन्वेंशन को ये कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को जब हम लोग मानेंगे तो इसका हम लोग को ये फायदा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 45 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग देखिए। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस विच आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट एंड आर एडेड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दो टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर इन्वायरमेंट में वो लोग आ जाए तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया, ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं दोस्तों जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तो पहले से होते हैं, लेकिन जब उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तब हम लोग मानते हैं कि पॉल्यूशन हो गया है। जैसे कि CO2 है, तो CO2 एक क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है, क्योंकि CO2 की थोड़ी सी मात्रा तो हमें ज़रूरत है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी बढ़ती है, तब इसको पॉल्यूटेंट माना जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। फिर तीसरा देखिए, पॉल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन के द्वारा ही ये पॉल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स रिलीज की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 45 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्मल पावर प्लांट्स, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। तो पहला स्टेटमेंट है थर्मल पावर प्लांट्स आर अलाउड टू यूज कोल विथ हाई एस कंटेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है। 2014 में जो रूल आया था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो हाई एस कंटेंट 35% से
अधिक एस कंटेंट वाले कोल को यूज करना मना कर दिया गया था। तो जिस कारण से अब इंडिया में तो जितने भी कोल है उसमें हाई एस ही पाया जाता है। तो इसी कारण जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उन लोगों ने कोल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे इंडियन कोल का डिमांड काफ़ी कम हो गया था। तो इसीलिए इस रूल को फिर चेंज किया गया और आज के डेट में थर्मल पावर प्लांट्स आर अलाउड टू यूज कोल विथ हाई एस कंटेंट। तो पहला स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट है। दूसरा देखिए, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर विड्रॉल बाई ऑल इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री जितना फ्रेश वाटर यूज करती है उसका 70% हिस्सा जो है ये थर्मल पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, न्यू रेगुलेशंस इन 2019 फॉर थर्मल पावर प्लांट्स मेक इट कंपल्सरी टू ट्रांसपोर्ट कोल इन कवर्ड व्हीकल्स। तो ये जो दोस्तों जो 2019 में जो ये रेगुलेशन आया है ना, उसमें ही एक ये भी डाला गया है कि जो कोल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो कोल को कवर करके ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि उसकी कोल डस्ट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट एक भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ अमोनिया पॉल्यूशन। तो अमोनिया पॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए कि अमोनिया पॉल्यूशन से क्या क्या होता है, यूट्रोफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अमोनिया एक टाइप का क्या है, फर्टिलाइजर है, उससे यूट्रोफिकेशन होगा, यूट्रोफिकेशन होगा तो एसिडिफिकेशन होगा। फिर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हेज लाइक कंडीशंस। तो मैंने आपको क्या बताया था, एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है, हेज लाइक कंडीशन होती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस को ये क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है, नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेसेस को। फिर देखिए, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल मेम्ब्रेन्स का डिस्ट्रप्शन भी होता है दोस्तों अमोनिया पॉल्यूशन के कारण से। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, डिजीजेज लाइक न्यूमोनिया एंड अस्थमा। तो जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीजेज है उनको ये और ज़्यादा एग्रेवेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं 47 का राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे चीज़ें अमोनिया पॉल्यूशन से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू वाटर पॉल्यूशन सोर्सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए, when pollutants are discharged from a specific location they are called non point sources। ये गलत है। जब स्पेसिफिक लोकेशन से पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको पॉइंट सोर्स बोलेंगे। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज फ्रॉम डिफ्यूज सोर्सेस आर कॉल्ड पॉइंट सोर्सेस। तो ये गलत है। जब डिफ्यूज सोर्स से पॉल्यूशन आ रहा है तो उसको नॉन पॉइंट सोर्स बोलेंगे। तो ये बिल्कुल अपोजिट किया हुआ है, 1 का 2 में, 2 का 1 में लिखा गया है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मीजर्स टू एड्रेस वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं। एक है राइपेरियन बफर। तो राइपेरियन बफर का मतलब क्या है कि नदी जहाँ पर भी है उसे किनारे कुछ घास लगा दीजिए, कुछ पेड़ लगा दीजिए, ठीक है, या सैंड वगैरह बिछा दीजिए, इसी को बोलते हैं राइपेरियन बफर। तो उससे वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है बिल्कुल। वाटर हायासिंथ है, ये एक वीड है, वाटर वीड है। तो ये क्या करता है, टॉक्सिक एंड हैवी मेटल्स को ये एक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर ऑयल जैपर्स। ऑयल जैपर्स जो है दोस्तों ये कुछ बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है जो कि ऑयल स्पिल और ऑयल स्लज को ट्रीट कर देता है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है दोस्तों टेरी के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर यूकेलिप्टस ट्रीज। तो जिस एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या है, यूकेलिप्टस ट्री ऐसा होता है ना दोस्तों, ये पानी को पूरा चूस जाता है। तो वैसे जगह में जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए तो ये नुकसानदायक है, लेकिन जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है वहाँ के लिए यूकेलिप्टस ट्रीज काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो 4th इज ऑल्सो करेक्ट है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। ये अब आप अटेम्प्ट करिए। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इन सीटू बायो रिमेडिएशन प्रोसेस। तो इन सीटू बायो रिमेडिएशन प्रोसेस के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा इन सीटू बायो रिमेडिएशन है। तो बायो वेंटिंग, क्या ये इन सीटू है या एक्स सीटू है, आप बताइए। बायोपिल्स पाइल्स, क्या ये इन सीटू है या एक्स सीटू है, आप बताइए। बायो एस्पैर्जिंग, ये आपको बताना है कि ये इन सीटू है या एक्स सीटू है। एंड सिमिलरली कंपोस्टिंग, इट इज इन सीटू और एक्स सीटू। एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों यू विल मार्क द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन फिनिश होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसका तो आंसर आपको करना ही है।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।